बेगूसराय एक ऐसी जगह की बात हम आपको कर रहे हैं जिस धरती के बारे में तमाम लोग कहते हैं कि ये दिनकर की भूमि है, ये डॉक्टर श्री कृष्ण की भूमि है और न जाने किस किस तथ्यों से जोड़ करके बेगूसराय का गुणगान कर दिया जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीडी न्यूज़ बिहार और मैं हूं पंकज भट्ट। आज मैं आपको बेगूसराय के विधानसभा सीट पे जो संग्राम चल रहा है उस संग्राम का पटाक्षेप करने की स्थिति में मैं आपके सामने खड़ा हूं और आपको बताऊंगा कि बेगूसराय आखिर किस तरफ करवट ले रही है और बेगूसराय जो कि 1 घंटे की बारिश में नर्क में तब्दील हो जाती है। हम सवाल पूछेंगे भाजपा नेता अमरेंद्र कुमार अमर से, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि 1 घंटे की बारिश होती है और पूरा बेगूसराय झील में तब्दील हो जाता है। बेगूसराय विधानसभा की सबसे बड़ी समस्या इसका शहर है। एक तंग शहर, एक जाम शहर, एक अनहाइजीन शहर जिसमें नाले के पानी निकलने की व्यवस्था नहीं है। और मैं बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूं कि 2007 में एनडीए की सरकार ने 58 करोड़ रुपया सीवरेज प्लांट के लिए दिया। क्राइजेक कंपनी आई और उस क्राइजेक कंपनी पैसा लूट कर चली गई। नगर निगम के लोगों ने और अन्य लोगों ने कोई सुध ही नहीं लिया। आपको बड़ा आश्चर्य लगेगा कि यहाँ पर जितने भी वार्ड पार्षद हैं वो किस रूप में कैसे जीत कर आते हैं, लेकिन अपनी अपनी नाले अपने अपने हाइट की बनाते हैं। ये तकनीकी रूप से बड़ा अजूबा सवाल है। पूरे शहर में क्या हाइट होना चाहिए पानी के निकलने का, डेब्रिज के रिसाइकलिंग का, कूड़े कचरे को किस रूप में प्रबंधन किया जाए, इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। और यही कारण है कि थोड़ी सी भी बारिश में ये पूरा शहर डूब जाता है। इसीलिए हम साफ साफ कहना चाहते हैं कि एक स्वायत्तशासी संस्था नगर निगम जिसको जिम्मेवारी लेनी चाहिए, लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्य है कि पूरा नगर निगम सोया हुआ है, भ्रष्टाचार के आगोश में है और पूरा शहर नर्क बना हुआ है। पूरे शहर के अंदर जो नाले बनाए जा रहे हैं, सड़कों का निर्माण होता है, उसके बारे में एक प्रोटोकॉल्स बने थे कि 5 वर्षों तक उस सड़क को तोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन सड़क 2 महीने पहले बनती है, उसके बाद सड़क को काटा जाता है, फिर नाला बनाया जाता है, फिर सड़क बनाया जाता है, फिर काट कर नाले बनाए जाते हैं। नगर निगम का यह प्रयोग रुकना चाहिए। नगर निगम में इंक्रोचमेंट है, नगर निगम में जो डेब्रीज हैं, जो कूड़ा करकट है उसका रिसाइकलिंग नहीं है, उसके प्रबंधन नहीं है। इसीलिए हमारा साफ साफ कहना है कि नगर निगम बेगूसराय की सबसे बड़ी चुनौती है और यहाँ पर एक आम शहरी स्वस्थ जीवन व्यतीत नहीं कर सकता है। इसीलिए नगर निगम को इसके ऊपर ध्यान देना होगा। यदि वो स्वायत्त संस्था है तो उसके ऊपर भी अंकुश होना जरूरी है। जो राशि लेकर लूट कर लोग चले गए, उस 58 करोड़ के बारे में जिला प्रशासन को, नगर निगम को एफआईआर करना चाहिए था। अभी तक प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई और दूसरी योजना आ गई। लोग बड़े फक्र के साथ कहते हैं कि सीवरेज प्लांट आ गया है, लेकिन वो 58 करोड़ रुपया कहाँ गया, उसके राशि कहाँ गए जो लूट कर जो कंपनी भाग गई। इसलिए इस शहर के नगर निगम के बारे में एक मुकम्मल प्रबंधन की आवश्यकता है और हमें लगता है कि आने वाले दिनों में एक नेतृत्व, ऐसा नेतृत्व जिस जो लगाम भी लगा सके, घोड़े के टाप को नियंत्रित भी कर सके। कोई बेलगाम नगर निगम बेगूसराय शहर में बैठा रहेगा और यहाँ के आम शहरी देखते रहेंगे, ये ज़्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। क्या अच्छा है बेगूसराय में, नगर निगम की यही स्थिति है। चिकित्सा व्यवस्था में लूट मची हुई है। आम लोगों को यहाँ चिकित्सीय व्यवस्था में अगर लाते हैं तो समझ लीजिए कि उनका घर ज़मीन बिकने की कगार पे हो जाता है। और तो और जो बेगूसराय में ट्रैफिक की व्यवस्था है, आपने स्वयं कहा कि जाम की स्थिति, आखिर इसका जवाबदेह कौन है? लॉ एंड ऑर्डर का देख लीजिए, कोई ऐसा दिन, हर हर महादेव चौक जो कि बेगूसराय के व्यस्तम चौराहे में से एक है, वहाँ पे दिन दहाड़े हत्या हो जाती है, मर्डर हो जाते हैं, आए दिन वहाँ पे एक्सीडेंटल केस भी होते रहता है। आखिर हो क्या रहा है? तेघड़ा बाजार की भी स्थिति को आप देख लीजिए। मैं सबसे पहले जाम के बारे में कहना चाहता जी। इंक्रोचमेंट और इसको हटाने का काम जिला प्रशासन को मुकम्मल व्यवस्था के रूप में करना होगा। मैं जो देखता हूँ कि इंक्रोचमेंट हटाए जाते हैं, फिर वहाँ पर लोग बैठ जाते हैं। इसके बारे में एक बड़ी योजना थी और वो योजना है, वो ये है कि जब पुंजन लॉयड ने काम बंद कर दिया और फिर पुंजन लॉयड ने काम शुरू किया है, तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी ने एक बड़ी योजना
और भूतल परिवहन मंत्री गडकरी जी से बात करके यहाँ पर ओवरफ्लाई का उन्होंने करवाया है और मात्र 2-4 दिनों में वो टेंडर की प्रक्रिया में चला गया है। तो हमें लगता है कि बेगूसराय शहर में जो ओवरफ्लाई होगा उसके बन जाने के बाद इसके जाम की समस्या का निदान हो जाएगा। और जहाँ पर इंक्रोचमेंट का सवाल है तो जिला प्रशासन के माध्यम से एक परमानेंट उन लोगों का सेटलमेंट जो लोग दुकान बनाकर बैठे हैं, रेलवे की ज़मीन है, अन्य ज़मीन है, उसका कैसे प्रबंधन हो सकता है, क्योंकि जब तक दीर्घकालिक प्रबंधन नहीं होगा तब तक जाम की समस्या का निदान नहीं हो सकता है। जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है उसके बारे में मैं हमेशा से गंभीर रहा हूँ और मैं आपको एक बात बता दूँ कि लॉ एंड ऑर्डर, मैं अपने ज़िंदगी में एक बार जेल गया था और वो लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर ही गया था। जब पीयूष हत्याकांड में एक बच्चा जो 7-8 वर्ष का था उसका अपहरण हो जाता है और उसके पेरेंट्स को कहा जाता है कि पटना में तुम रैंसम की राशि दे दो, 10 लाख रुपया वो पटना में ले लिया जाता है और दूसरे दिन इसी रजौड़ा जिनेतपुर में उसकी लाश मिलती है। तो अमरेंद्र कुमार अमर सड़कों पर होता है और उस समय के प्रशासन के खिलाफ हमने मुकम्मल लड़ाई लड़ी और लड़ाई के बाद मुझे गिरफ्तार किया गया क्योंकि मैं संघर्ष समिति का अध्यक्ष था, लेकिन मैंने उफ नहीं किया, मैंने कानूनी लड़ाई लड़ी और उसके बाद मैंने बताया कि अपराध के खिलाफ यदि बेगूसराय में खून गिरेगा तो सबसे पहले मेरी आवाज़ उठेगी। और यही कारण है कि जब हर हर महादेव चौक जिसकी आप चर्चा करते हैं, मैं विश्वकर्मा पूजा से लौट रहा था और जब वहाँ हत्या हुई तो 11 बजे रात में मैं वहाँ उपस्थित था। मैं वहाँ सदर अस्पताल गया और अभी मैं तेघड़ा जा रहा हूँ। मैंने पुलिस अधीक्षक महोदय से कहा है कि अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस और जो अपराधी जो लफुए हथियार लेकर घूम रहे हैं और आम अमन पसंद लोगों का चैन छीन रहे हैं, उनके सफाये तक, मैं सफाया शब्द कहता हूँ और मैं बड़े जिम्मेवारी से कहता हूँ कि ऐसे तमाम लोग जो समाज का अमन चैन छीन रहे हैं, जो सड़कों पर खून बहा रहे हैं, जो हथियार लेकर दहशत फैला रहे हैं और जो बेगूसराय में हथियार के बल पर अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं, हम उनको जवाब देना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि जिला प्रशासन और आम अमन पसंद शहरी आपके खिलाफ है और ऐसे तमाम लोगों का सफाया होना चाहिए। मैंने पुलिस अधीक्षक महोदय से भी कहा है और आने वाले दिनों में ऐसी व्यवस्था बनाई जाएगी कि बेगूसराय में यदि खून होगा, बेगूसराय में यदि आप व्यवसायियों का टेरराइज कीजिएगा, लूट कीजिएगा, तो आपके खिलाफ भी नकेल कसा जाएगा। हम जिला प्रशासन के ऊपर ही खाली नहीं रहना चाहते हैं, हम स्पष्ट रूप से बताना चाहते हैं कि जिला प्रशासन की अपनी जिम्मेवारी है, लेकिन हम भी हाथ पर हाथ धरे हुए नहीं बैठेंगे। अभी व्यवसायी बैठे हुए हैं तेघड़ा में, हमें वहाँ जाना है। पिछले बार भी हुई घटना, लेकिन मैं साथ साथ तायद भी करना चाहता हूँ कि रिकवरी हुई, पुलिस प्रशासन ने अच्छा काम किया, लेकिन ये सिलसिला रुकना चाहिए। डबल मर्डर का सिलसिला रुकना चाहिए, व्यवसायियों को टेरराइज करने का काम रुकना चाहिए, क्योंकि जब तक अमन पसंद शहरी चैन से नहीं रहेंगे मैं इसी तरह से चिल्लाता रहूंगा। मेरी आवाज़ नक्कार खाने की आवाज़ नहीं है, बस उसे मुकम्मल अंजाम तक भी पहुंचाऊंगा। बेगूसराय में जो विधानसभा में विकास की गति देखी जा रही है, खास करके ग्रामीण एरिया में, नगर निगम की तो स्थिति आप समझ रहे हैं, बेगूसराय के वासी भी समझ रहे हैं, उसके बावजूद भी बेगूसराय नगर निगम एक दूसरे स्थान पे है। तो बाहर की जो परिस्थितियां हैं वहाँ पे क्या कहना चाहेंगे कि वहाँ पे विकास दिख रहा है? अभी आपको अब नल जल की योजना दिखाऊंगा, मेरे पास वीडियो मौजूद है जहाँ पे उद्घाटन हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन पानी फूटे हुए टंकी से ही जा रहा है। सबसे पहले तो मैं ग्रामीण अंचलों के विकास के बारे में आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी के अनुशंसा पर पूरे बेगूसराय विधानसभा में 3 महत्वपूर्ण सड़क, एक ऐसी सड़क जो आज़ादी के बाद आज तक उसकी सुध ही किसी ने नहीं लिया, और वो ऐसी सड़क है जिसमें दलित आबादी, मुसहर की आबादी, पिछड़ों की आबादी रहती है। भगवानपुर NH लाखों से लेकर आपको कुशमोहत होते हुए वो नीमा तक जाती है, वो 13 किलोमीटर की सड़क। सरौंजा की सड़क जो नौला तक जाती है वो 5.5 किलोमीटर की सड़क, और नीमा चांदपुरा से बनवारा तक जो जाती है वो 5 किलोमीटर की सड़क। इस तीनों सड़कों का शिलान्यास हुआ है, उसके कॉन्ट्रैक्टर्स बन गए हैं और 2-4 दिनों में काम शुरू हो गया है। कोई नारियल फोड़ने का काम नहीं हो रहा है। लेकिन साथ साथ ये भी कहना चाहते हैं कि यहाँ बेगूसराय में एक नई संस्कृति पैदा हो रही है, जो विकास की नारियल फोड़ो संस्कृति है। जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क की योजना है उसको हमारे माननीय विधायिका जाकर नारियल फोड़ रहे हैं। बड़ा हंसी आता है। आज भी लोगों ने सवाल खड़ा किया
आप इन 3 योजनाओं का, जिसमें आपका कुछ है नहीं, आपका न तो योगदान है, आपका न तो रिकमेंडेशन है, लेकिन आप इन 3 योजनाओं का वहां पर जाकर नारियल फोड़कर लोगों से क्या संदेश देना चाहते हैं। इसीलिए हमारा साफ साफ कहना है कि बेगूसराय विधानसभा के इन 3 सड़कों के माध्यम से एक बड़ी क्रांति आएगी और ग्रामीण सड़क पूर्ण रूपेण शहर से जुड़ जाएगा। जहां तक नल जल योजना का सवाल है, नल जल योजनाओं में अनेक जगहों से शिकायत आई है और उन शिकायतों पर काम भी हो रहा है। माननीय सांसद के स्तर से उन नल जल योजनाओं का हमने डीडीसी से कहा है कि जहां जहां से शिकायत आई है उसके पेमेंट्स रोके जाएं। यदि ठेकेदार ये समझता है कि हम नाले खोदकर और जैसे तैसे पैसा निकाल लेंगे तो उनके राशि का भुगतान नहीं होगा, और इसके बारे में हमने डीडीसी साहब को कहा है। जहां तक इसका सवाल है कि ग्रामीण क्षेत्रों में एक बड़ी समस्या है कि पहले वो इंदिरा आवास होता था जो मात्र 24,000 25,000 का हुआ करता था, लेकिन अब प्रधानमंत्री आवास योजना है जो इंटीग्रेटेड रूप से 1.25 लाख से लेकर 1.5 लाख तक का है, जिसमें पैखाना भी शामिल है। और ये एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। इसीलिए जब हम गांव-गांव में घूमते हैं, गरीब गुरबों के इलाके में जाते हैं, झोपड़ियों में जाते हैं, तो मैं उसकी सुधि लेता हूं। और मैंने कल भी मोहनपुर में जब भगवती स्थान में घूम रहा था और वहाँ पिछड़े के इलाकों में गया तो मैंने देखा कि एक मकान बना हुआ है और उसके छत नहीं है। मुझे लग गया कि यहाँ कोई बिचौलिया जरूर खड़ा होगा। मैंने उस औरत से पूछा, मैंने तुरंत वीडियो से आपसे कहा कि इसका नाम नोट कीजिए, ये राशि कहाँ अटकी हुई है। इसीलिए एक बात स्पष्ट है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो बिचौलिया है, जो भ्रष्टाचार है, जो लोग इसके अंदर लगे हुए हैं और जो ब्लॉक में दलाली में लगे हुए हैं, उस एनेक्सस को खत्म करने की आवश्यकता है। और मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि कोरोना कालखंड में उन्होंने डायरेक्ट ट्रांसफर खाते में किया। लोग जनधन अकाउंट के बारे में कहते थे कि जनधन अकाउंट खोलने से होगा क्या। आज पता चल रहा है कि जनधन अकाउंट है तो सीधा दिल्ली से पैसा 1500 चलता है और उसके अकाउंट्स में चला आता है। इसी तरह से प्रधानमंत्री आवास योजना की भी राशि एक मुश्त जानी हो चाहिए और अन्य योजनाएं भी हैं। इसलिए हमें लगता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में एक बड़ा हर्ष का विषय है। सड़कें बन रही है, 2 तरह की सड़कें हैं, एक तो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है और एक मुख्यमंत्री संपर्क सड़क योजना है। जो छोटे छोटे सड़क गांव से, जो मुख्य सड़कों से छूटे हुए हैं, उनको मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से जोड़ा जा रहा है। इसीलिए सड़कों का जाल, उसकी कनेक्टिविटी, और जब कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो कृषि उत्पाद भी शहर में आएगा, बिकेगा, किसान भी खुशहाल होगा, गांव भी खुशहाल होगा। लेकिन एक बात और भी जोड़ना चाहते हैं, बेगूसराय विकास के नए दौर से आगे बढ़ रहा है। केंद्र की जितनी योजनाएं बेगूसराय में चल रही है, पूरे बिहार में वो योजनाएं नहीं चल रही। आपको आश्चर्य लगेगा कि एक तरफ एक्सपेंशन का प्रोजेक्ट चल रहा है, HURL 2022 में बनकर तैयार हो गया और नीम कोटेड यूरिया का उत्पादन करने लगेगा। जो BTPS को लोग सुनते थे कि 5 मेगावाट 6 मेगावाट, वो अब 150 मेगावाट NTPC के माध्यम से खड़ा हो रहा है। दूसरी तरफ मुंगेर पुल बहुत दिनों से झूल रहा था, उसमें भी सड़क संपर्क का काम पूरा होने पर है और NH का काम रुका हुआ था, ये 4 लेन पर है, एलिवेटेड रोड बनेंगे। और साथ ही साथ गढ़ड़ा के बारे में लोग कहते थे कि गढ़ड़ा के हजारों एकड़ जमीन ऐसे ही पड़ी हुई है। आज बिहार का पहला इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव शेड, जो पहले 100 करोड़ के लागत से डीजल लोकोमोटिव बना, लेकिन माननीय केंद्रीय मंत्री सांसद गिरिराज जी के पहल पर कहा गया कि आने वाला दिन इलेक्ट्रिक इंजन का है और उसको इलेक्ट्रिक शेड में कन्वर्ट किया गया। साथ ही साथ बेगूसराय स्टेशन पूरे देश में 25 इने गुने स्टेशनों में खड़ा होगा और इसमें PP मोड पर मॉल बनेंगे, बाजार बनेंगे। बरौनी में भी बन रहा है, फुट ओवर ब्रिज बन रहा है। इसलिए हमारा कहना है कि बेगूसराय विकास के नए युग के तरफ बढ़ रहा है और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और NDA सरकार के नेतृत्व में हम आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए बेगूसराय में विकास का पहिया आगे चल रहा है। जहाँ तक शांति व्यवस्था का सवाल है, लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है, नगर निगम का सवाल है, हम सबको समेकित रूप से देख रहे हैं। एक बात तो निश्चित तौर पे माननी पड़ेगी कि हत्याएं होती हैं, रोकने की कोशिश होती है, अपराधियों की गिरफ्तारी भी होती है, लूटकांड होता है, तो उसमें भी सारी चीज़ें सही हो जाती हैं। लेकिन ये होती ही क्यों है? डेली अपराधी के मन में भय क्यों नहीं उत्पन्न हो पा रहा है प्रशासन की तरफ से? ये बात आपका सही सवाल है। मैं पैसे से अधिवक्ता हूँ और 24 साल तक क्रिमिनल साइड के लॉयर, 12 साल तक लोक अभियोजक, स्टैंडिंग काउंसिल रहने के बाद
मैंने बड़े नज़दीक से अपराध को देखा है। जो अपराधी हैं उनके एनेक्सस बने हुए हैं। जब सोने का लूटकांड हुआ अनुपम के यहाँ तेघरा में, तो कुछ अपराधी पकड़े गए, और मैं पुलिस प्रशासन का धन्यवाद करना चाहूँगा कि यदि इन्वेस्टिगेशन में ऐसे लोग पकड़े जाते हैं जो रियली में उसमें शामिल नहीं होते हैं तो अपराध बढ़ता है, लेकिन उसमें रियली में जो शामिल थे वो अपराधी पकड़े गए और साथ ही साथ गोल्ड का रिकवर हुआ। लेकिन उसके बाद जो ये घटना घटी है उसको मैं इस रूप में देखता हूँ कि जो अपराधी पकड़े गए, जो जेल में हैं, उनके कुछ सरगनाओं बाहर में घूम रहे हैं और वो ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारे सरगना पकड़े गए तो मैं उनका चेला जिंदा हूँ। इसीलिए मैं पुलिस अधीक्षक से मांग करता हूँ, और अभी व्यवसायी जुटे हुए हैं तेघड़ा में, मैं वहाँ जा रहा हूँ। मैं पुलिस प्रशासन से और पुलिस अधीक्षक से मांग करूँगा कि यदि कोई सरदार पकड़ा गया है और चेला कोहराम मचाना चाहता है तो उसके भी पंख काट दिए जाने चाहिए। यदि चेला बाहर में ये बताने का संदेश दे रहा है कि यदि एक लूटकांड हुआ तो दूसरा लूटकांड भी हो सकता है, ये तो खुला चैलेंज है। जी, मैं मानता हूँ पुलिस प्रशासन के लिए चैलेंज है। एक तरफ मैं पुलिस प्रशासन का खैर मकदम भी करता हूँ कि उन्होंने मुकम्मल सारे के सारे सोना जो लूटे गए थे उसके अपराधी को, सोना को रिकवर किया, जेल के सिंगंजों में बंद किया। लेकिन यदि कोई चेला कोहराम मचाने के लिए पैगाम देना चाहता है तो पुलिस अधीक्षक को भी चाहिए कि अपने तरफ से सख्त पैगाम, और वो पैगाम क्या होता है आप बेहतर समझते हैं। इसीलिए बेगूसराय में यदि हम साफ साफ कहना चाहते हैं और बिहार के लॉ एंड ऑर्डर के बारे में भी कहना चाहते हैं कि एक अंतर है, आपराधिक घटनाएं घटती है लेकिन कोई भी आपराधिक सरगना या अपराधी ये नहीं कह सकता है कि हमें सत्ताधारी दल के किसी नेता का संरक्षण प्राप्त है। जब जंगल का राजद का जंगल राज हुआ करता था तो उसमें उसका संरक्षण प्राप्त होता है। इसीलिए हम मानते हैं कि आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है, लेकिन मुझे भरोसा है कि आने वाले दिनों में पुलिस प्रशासन उन चेलों को भी ढूंढ कर बाहर निकालेगी जिसके सरदार जेल में बंद हैं और वो चाहते हैं कि हम अमन पसंद शहरी को बेचैन करें, तो उनके भी पड़ काट दिए जाएंगे, और इसका मुझे पूरा भरोसा है। विधानसभा चुनाव में चुनौतियां क्या हैं आपके लिए? देखिए, दोनों परिदृश्य से, एक विपक्ष के परिदृश्य से भी चुनौती क्या हो सकती है और खुद के परिप्रेक्ष्य से भी। मुझे राजनीति में 32 साल में ये पता ही नहीं चला कि मैं कब सत्ता में गया और कब मैं विपक्ष में रहा। ये बात मैं इसलिए कहता कि जब आप जन सरोकार से जुड़ेंगे, जब आप जनता के साथ सेवा में रहेंगे, जनता के सरोकार और संघर्ष को आगे बढ़ाएंगे, तो कभी आपको लगेगा कि आप सत्ता में हैं जब आप उनकी मदद कर रहे होते हैं। और जब उसके खिलाफ यदि कोई बात होती है, जब लोगों के राशि लूट लिए जाते हैं, जब खून खड़ावा होता है, तो मेरा यही चेहरा आपको लगेगा कि ये विपक्ष में खड़ा है। इसीलिए मैं साफ साफ कहना चाहता हूँ कि राजनीति सेवा है, समर्पण है, और न सत्ता है न विपक्ष है, एक जिम्मेवारी है। इसीलिए जनप्रतिनिधियों को भी इसी भाव से खड़ा होना चाहिए। और मैं स्पष्ट रूप से कहना और संदेश देना चाहता हूँ कि एक जनप्रतिनिधि जिम्मेवार जनप्रतिनिधि हो। आप जिसके प्रतिनिधि हो वो यदि आह, सिसकन और पीड़ा में रहता है तो आपके आंखें भी नम होनी चाहिए, और वो यदि खुश रहता है तो आपको भी खुश रहना चाहिए। यदि ये भाव होगा तो एक जिम्मेवार राजनेता होगा, जिम्मेवार प्रतिनिधि होगा, और न सत्ता का परिभाषा दिखेगा न विपक्ष का परिभाषा दिखेगा। इसलिए हम यही कहना चाहते हैं कि जो भी जनप्रतिनिधि हों वो जनता के प्रति जिम्मेवार हों, और जनता की आस, सिसकन, पीड़ा जहाँ भी दिखाई पड़े वहाँ आप खड़े रहिए। वो सत्ता हो, विपक्ष हो, आप उसमें अपने आप को मत बांधिए, आप जनता के साथ बांधिए। जनता जहाँ रोए वहाँ आंसू बहाओ, और जहाँ जनता चिल्लाए उसके साथ तुम भी चिल्लाओ। वो आवाज़ यदि सत्ता के खिलाफ जाती है तो उसको भी कबूल करो, और यदि वो सत्ता के पक्ष खड़ी रहती है तो उसको भी कबूल करो। मेरा सवाल था चुनौती से। मेरा सवाल था कि आपके साथ और भी लोग कई उम्मीदवारी अपनी पेश कर रहे हैं बेगूसराय में, उसमें आप खुद को कहाँ देख पा रहे हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी में आने से पहले युवा मोर्चा में, उसके पहले विद्यार्थी परिषद में, और उसके पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक स्वयंसेवक हूँ। मुझे ये सिखाया गया संघ की शाखाओं में समर्पण। मैं आज विधायक बनना चाहता हूँ, मैं आज पद प्राप्त करना चाहता हूँ, लेकिन मैं उन लोगों के बारे में बताना चाहता जिन्होंने अपना जीवन दान दे दिया
जो प्रचारक के रूप में निकल गए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के रूप में काम कर रहे हैं, वो तो एमएलए नहीं बनने वाले, वो तो एमपी नहीं बनने वाले हैं, लेकिन उन्होंने जीवन होम किया। हम उसी के बारे में कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में उम्मीदवारी दी नहीं जाती है, दावा नहीं किया जाता है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी उन चेहरों को पहचान लेती है। यदि मेरा चेहरा कोरोना कालखंड में जान हथेली पर लेकर मैं लोगों के बीच जा रहा था, मैं हॉस्पिटल में जा रहा था, मैं बाढ़ में यदि तटबंधों पर खड़ा था, मैं यदि खून खराबा होता है, चाहे रजोड़ा में डबल मर्डर हो या हर महादेव चौक पर डबल मर्डर हो, तो 11 बजे 12 बजे रात में यदि अमरेंद्र कुमार अमर दिखाई पड़ता है। यदि जाम हो सुभाष चौक पर और वहां पर यदि कोई न्याय मांग रहा हो तो वहां अमरेंद्र कुमार अमर दिखाई पड़ता है, तो निश्चित रूप से अमरेंद्र कुमार अमर का चेहरा सरोकार का चेहरा होगा, संघर्ष का चेहरा होगा, सेवा का चेहरा होगा। और यदि ऐसा चेहरा होगा तो ये भारतीय जनता पार्टी ये परिवारवाद की पार्टी नहीं है, ये मुकम्मल लोकतंत्र, पार्टी के अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी और बाहर के डेमोक्रेसी के प्रति समर्पण। इसलिए मुझे पूर्ण भरोसा है कि जो चेहरा संघर्ष का है, जो चेहरा सेवा का है, जो चेहरा सरोकार का है, जो चेहरा पार्टी के प्रति समर्पण का है। 2005 में पार्टी ने टिकट दिया, 2010 में नहीं दिया, 2015 में नहीं दिया। अमरेंद्र कुमार को आपने उछलते हुए नहीं देखा होगा, आपने बागी बनते हुए नहीं देखा होगा, आपने दल बदलते हुए नहीं देखा होगा। पार्टी इसी को सैल्यूट करती है। इसीलिए हमें पूर्ण भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी बेगूसराय में ऐसे चेहरे को आगे बढ़ाएगी। भारतीय जनता पार्टी में अपनी उम्मीदवारी दी नहीं जाती है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी माँ है और वो अपने बच्चे को पहचान लेती है कि कौन सा बच्चा जिसके हाथ में इसकी बागडोर दी जाए। मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ और सेवा में विश्वास करता हूँ, और जब कभी भी मन में मलाल आता है तो मैं तो उन प्रचारकों को देखता हूं जिसने जीवन दान दे दिया, जिसने शादी नहीं की, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक के कार्यालयों में अपना जीवन बिता रहा है। इसलिए मैं भी संघ का स्वयंसेवक हूं, इसी भाव से मैं भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा हूं। इसलिए मेरा सब कुछ, मेरा परिणाम और मेरा आने वाला लक्ष्य साधन की पवित्रता, साध की पवित्रता के लिए भी साधन का पवित्र होना बड़ा आवश्यक है, और यह संघ की शाखाओं में बताया गया। इसीलिए हमने जो काम किया है, जो कर्म किया है, जो समाज में अपनी बात रखी है, उसके आधार पर हमें रिकॉग्नाइज किया जाएगा, इसका पूरा भरोसा है। तो ये थे अमरेंद्र कुमार अमर, बेगूसराय भारतीय जनता पार्टी के नेता, और इस विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारी को लेकर के काफ़ी उत्साहित नजर आ रहे हैं, और तमाम चीज़ों पे बड़े स्पष्ट तरीके से उन्होंने पुलिस प्रशासन से लेकर के अपराधियों तक दोनों को चेताने का काम किया है। और माननीय मंत्री सांसद गिरिराज सिंह के क्रियाकलापों पर जो प्रकाश डाला है उसको भी आपने देखा। तो आप बने रहिए वीटी न्यूज़ बिहार के साथ।